तरह से वाटमीटर का कनेक्शन होता है। ये वाटमीटर की करंट कॉइल होती है और ये प्रेशर कॉइल। यहाँ पे भी कॉइल होता है लेकिन मैं इसको रेजिस्टेंस से दिखा रहा हूँ। ये भी कॉइल होता है। इसमें पावर का जो मेजरमेंट होता है ये VP IC cos फाई होता है। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल इनटू करंट थ्रू करंट कॉइल इनटू cos फाई। ये फाई क्या होगा? जो प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज है और करंट कॉइल के थ्रू जो करंट है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होता है। मतलब वाट मीटर यही मेजर करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे कोई लोड है, ठीक है, ये VL है और इसमें IL करंट फ्लो हो रहा है। VL IL cos फाई मेजर करना है, ये एक्चुअल पावर होगा। तो अब आपको क्या करना है कि वाट मीटर का कनेक्शन इस तरह से करो ताकि लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो वाट मीटर के क्रॉस आ जाए, वाट मीटर के प्रेशर कॉइल के क्रॉस आ जाए, और लोड के अंदर जो भी करंट जा रहा है वो वाट मीटर के करंट कॉइल के क्रॉस आ जाए, करंट कॉइल से करंट हो जाए ना। आपको ये मेजर करना है, लेकिन वाट मीटर ये मेजर नहीं करता। इसे नहीं मतलब है कि लोड से कितना करंट, कितना वोल्टेज, कितना करंट है, लोड करंट फ्लो हो रहा है। वाट मीटर को बस इतना पता है कि इसके करंट कॉइल और इसके प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो हमें कनेक्शन अब इस तरह से करना होता है ताकि ये लोड पावर को मेजर करे। तो हम इसमें कनेक्शन इस तरह से करते हैं, जैसे ये लोड का 2 टर्मिनल अवेलेबल है ना, तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है ये किस में जाना चाहिए? हम यहाँ पे पहले ये वाट मीटर होगा, है ना, और इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज है वो कहाँ पे होना चाहिए? ठीक है, तो प्रेशर कॉइल को हम लोड के क्रॉस पैरेलल में लगाएंगे और करंट कॉइल को लोड के साथ सीरीज में। ये वाट मीटर है और ये फिर सोर्स से होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम M का नाम देते हैं, ये L, ये C और ये V। यहाँ पे थोड़ी एरर इस वजह से आ सकती है कि ये करंट कॉइल है। अगर मैं पूछूं करंट कॉइल का रेजिस्टेंस, इन दोनों कॉइल के रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो करंट कॉइल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि अगर करंट ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे फाइनाइट करंट फ्लो हो रहा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसके प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगा? लोड वोल्टेज प्लस वोल्टेज अक्रॉस करंट कॉइल, है ना। जो वोल्टेज अक्रॉस VP, वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल VPC इक्वल टू क्या आ जाएगा? VL प्लस वोल्टेज अक्रॉस करंट कॉइल। या फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे IL इंटू रेजिस्टेंस ऑफ करंट कॉइल, स्मॉल r से डिनोट करते हैं इसको। यहाँ पे वोल्टेज के टर्म में एरर आ सकती है। करंट के टर्म में कोई एरर नहीं आएगी ना, जितना लोड करंट है उतना ही करंट कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। एक दूसरा कनेक्शन पॉसिबल है, तो ये एरर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, एक और कनेक्शन अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे किसी भी केस में प्रेशर कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो लोड वोल्टेज के इक्वल होगा। यही तो वोल्टेज है प्रेशर कॉइल के क्रॉस, और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल इज इक्वल टू लोड वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एरर किस टर्म्स में आएगी? करंट के टर्म में आएगी। ये लोड करंट है और ये करंट इन करंट कॉइल है। हम यही चाहेंगे ना कि करंट इन द करंट कॉइल
है ना, शुड बी इक्वल टू लोड करंट। तो अगर आप इसको इक्वल रखना चाहते हैं तो इसके लिए रेजिस्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल क्या होना चाहिए, ये इनफाइनाइट होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये एरर इन टर्म्स ऑफ करंट आ जाएगा। ठीक है, एक और एरर आ सकती है, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर मेजर्ड जो होता है इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल इनटू करंट थ्रू करंट कॉइल इनटू फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल एंड करंट थ्रू करंट कॉइल। तो हमने ये एरर देख लिया, ये एरर देख लिया, इसकी वजह से भी ये cos फाई भी क्या किसके बराबर होना चाहिए, लोड पावर फैक्टर के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इसके टर्म्स में भी एरर आती है, ये भी हम बाद में देखें। अगर मैं इस क्वेश्चन में मैं पूछूं, ये बैलेंस लोड है 10 ओम रेजिस्टेंस का, 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड, इसको बैलेंस सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया। बैलेंस सप्लाई का लाइन टू लाइन वोल्टेज 100 वोल्ट है। अब मैं पूछूं कि ये वाट मीटर कितना पावर मेजर करेगा, व्हाट इज पावर मेजर्ड बाय दिस वाट मीटर एंड व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड इन दिस 10 ओम रेजिस्टेंस। प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट, VPC इक्वल टू 100। करंट कॉइल में करंट कितना आ जाएगा, इसमें करंट 10/√3 आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस है तो इसके क्रॉस वोल्टेज 100 बाई फेज वोल्टेज 100/√3 होगा। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर आपको ये वोल्टेज नहीं पता होगा, है ना। अगर बैलेंस है तो इसके क्रॉस वोल्टेज 100/√3, तो इसमें करंट आ जाएगा 10/√3। तो ICC इक्वल टू 10/√3। तो पावर मेजर्ड बाई वाट मीटर क्या होगा, VPC ICC, इतना ही होता है फॉर्मूला, इंटू cos फाई भी होता है। तो आपको कौन सा cos फाई होता है, वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल और करंट थ्रू करंट कॉइल के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है। तो इसके लिए आपको फेज डिफरेंस प्रॉपर देखना पड़ेगा। तो इसको हम ये ABC, आपको फेज डिफरेंस किसके बीच का देखना है, VAB, सॉरी इसके क्रॉस वोल्टेज क्या मिल रहा है, VAC प्रेशर कॉइल को, है ना। तो आपको VAC और इसमें करंट किसमें, ये कौन सा करंट है, IA, इन दोनों के बीच में आपको फेज डिफरेंस देखना है ना। तो IA का फेजर क्या होगा, IA इक्वल टू क्या है, VAN डिवाइडेड बाई VA/10। तो VA के फेज में होगा, तो तुम इसका फेजर डायग्राम बनाओ। फेजर डायग्राम तो आता होगा सबको बनाने में, इसी के बेसिस पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया 3 फेज कन्वर्टर। फेजर डायग्राम बनाओ तो जल्दी से सब लोग, 30 सेकंड के अंदर बनाओ फेजर डायग्राम, सारे लाइन वोल्टेज सारे फेज वोल्टेज ड्रॉ करो। VA VB VC VAB VBC VCA, है ना। अब VAC, है ना, ये रेफरेंस इसका इस तरह से है, C और V M L। तो इस प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज क्या आ रहा है, VAC आ रहा है ना। तो VAC का, ये VAC है और ये VA है। तो IA का भी डायरेक्शन क्या होगा, VA के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये IA का डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा ना। ये 180 डिग्री है, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फाई आ जाएगा ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो पावर आएगा 100 इंटू 10/√3 इंटू cos 30 डिग्री। तो ये 1000/2, ये 500 वाट आ जाएगा। अच्छा, इस रेजिस्टेंस में एक्चुअल पावर कंज्यूम कितना होगा, V²/R कर दो, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 100/√3 2/10, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10,
1000/3 333.3 वोल्ट। तो इस रेजिस्टेंस का पावर को तो मेजर करके नहीं दे रहा है ना। अब अगर मैं यहीं पे बैलेंस्ड इंडक्टर लगा दूं J10 ओम, है ना, ये सारे इंडक्टर है J10 ओम के। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, अब यहाँ पे IA का डायरेक्शन इधर आ जाएगा, 90 डिग्री से लैग करेगा VA को, है ना। तो अब VAC और IA के बीच में, या फिर IC और V प्रेशर कॉइल के बीच में 60 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम cos 30 की जगह पे cos 60 डिग्री लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई √3 वोल्ट, जबकि इंडक्टर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है ना। इंडक्टर में जो एवरेज पावर होता है वो 0 होता है। तो वाट मीटर को मतलब नहीं कि पावर कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी अपने प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज और करंट कॉइल के थ्रू करंट उसका फेज डिफरेंस देखता है। अगर आप यहाँ का पावर मेजर करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर कनेक्शन करना पड़ेगा। वाट मीटर में प्रॉपर कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, आप करंट कॉइल अगर इस तरह से कनेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, इसमें जो करंट आ रहा है वो करंट कॉइल में फ्लो करेगा, है ना। और प्रेशर कॉइल कहाँ पे कनेक्ट करोगे, इसके क्रॉस वोल्टेज आना चाहिए ना, तो यहाँ से न्यूट्रल से इसको कनेक्ट करोगे। अब ये वाट मीटर इसके अंदर जो पावर कंज्यूम होगा उसको देगा। इसमें करंट मान लो, या फिर हम ABC मान लेते हैं, ABC, ये बैलेंस लोड है। अगर बैलेंस लोड है तो इसमें पावर कितना आ जाएगा, VA IA cos phi, है ना। VA और IA के बीच का इतना फेज डिफरेंस होगा, VA में मतलब VA का मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं, VAN, ठीक है, फेज वोल्टेज, ठीक है। VA और इस वोल्टेज और इस करंट के बीच का जितना फेज डिफरेंस होगा उतना ही फेज डिफरेंस इस वोल्टेज और इस यहाँ करंट के बीच का होगा, तो यहाँ पे भी उतना ही पावर कंज्यूम होगा, प्लस VB IB cos phi प्लस VC IC cos phi। ये टोटल पावर कंज्यूम कितना आ जाएगा बैलेंस के केस में, 3VA IA cos phi। ठीक है, 2 वाट मीटर से अगर इसको मेजर करना है तो इस तरह का कनेक्शन बनाते हैं। ये वाट मीटर कितना पावर कंज्यूम करेगा, मेजर करेगा। इसके प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज VAC है और करंट कॉइल में IA करंट जा रहा है। ये VAB, ये VBC, VCA। ये VAC, ये एंगल 30 डिग्री, और इसमें करंट लैगिंग मान लेते हैं। ये करंट सपोज 5 से लैगिंग है, हम ये IA मान लो, ये एंगल क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल और करंट थ्रू करंट कॉइल के बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 है और ये एंगल 5 है, तो ये एंगल 30 - 5 हो जाएगा। मैं 30 - 5 लिख रहा हूँ, अगर 5 ज़्यादा होगा तो अपने आप ही ये एंगल नेगेटिव आ जाएगा। IA क्या कर रहा है, जैसे अगर मैं VAC का एंगल, मैं VA को रेफरेंस मान रहा हूँ,
वी ए को मैं वी एंगल 0 मान रहा हूँ, तो वी ए सी क्या हो जाएगा, √3 वी एंगल -30 डिग्री, और आई ए इक्वल टू आई मॉड एंगल -5। तो आई ए का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वी ए सी क्या आ जाएगा, -5 -30, 30 -5। या फिर चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं 30 माइनस, क्योंकि कॉस ही तो लगना है ना, साइन तो नहीं लगना है। तो पावर कंज्यूम्ड आ जाएगा आई मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, आई इंटू √3 वी कॉस 30 माइनस, ये फर्स्ट वाट मीटर है, P1 इक्वल टू इतना आ जाएगा, P2 इक्वल टू इस वाट मीटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है, VBC, VBC का फेजर ये है, और इसमें करंट IB जा रहा है, IB का फेजर क्या हो जाएगा, ये VB को फाई एंगल से लैग करेगा, ये IB है, और ये एंगल भी 30 डिग्री है। तो अब ये फेज डिफरेंस 30 + 5 हो रहा है, ठीक है। टोटल पावर मेजर्ड क्या आ जाएगा, P1 + P2 √3 VI cos 30 - 5 + cos 30 + 5, टू cos A + B/2, A + B/2 इक्वल टू 30 डिग्री इंटू cos A - B/2 इक्वल टू 5। तो 2 cos 30 √3 आ जाएगा, √3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 VI cos 5। V हमने क्या माना है, फेज वोल्टेज माना है ना, यहाँ पे टोटल पावर क्या होगा, VA cos 5 VB IB और VC cos 5, ये 3 VA cos 5 आया है। VA का मैग्नीट्यूड क्या है, VI cos 5। तो टोटल पावर मेजर्ड बाय 2 वाट मीटर क्या आ गया, जो तीनों फेज में जो टोटल पावर कंज्यूम हो रहा है उसके इक्वल आ गया। लेकिन यहाँ पे भी वाट मीटर का एक प्रॉपर करेक्शन है, अगर 2 वाट मीटर को प्रॉपरली कनेक्ट करोगे तभी ये टोटल पावर जो 3 फेज लोड है, जो टोटल पावर कंज्यूम कर रहा है उस पावर को मेजर करके देगा। अगर आप प्रॉपर कनेक्शन नहीं करेंगे तो फिर ये 3 फेज में जो टोटल पावर कंज्यूम हो रहा है उसको मेजर करके नहीं देगा। यहाँ पे हमने वाट मीटर कैसे लगाया है, करंट कॉइल जो दो वाट मीटर है ना, दोनों वाट मीटर की करंट कॉइल किससे, इसमें A फेज का करंट आ रहा है, इसमें B फेज का करंट आ रहा है, ठीक है। C फेज का करंट कॉइल C फेज का करंट किसी भी वाट मीटर के करंट कॉइल में नहीं जा रहा है ना, ठीक है। तो अगर A और B फेज को करंट कॉइल से कनेक्ट किया है, ठीक है, तो प्रेशर कॉइल का जो 2 लास्ट टर्मिनल है वो C फेज से कनेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है, प्रेशर कॉइल को हम जैसे ये इसको A से कनेक्ट किया तो इसका प्रेशर कॉइल A और C के बीच में, ठीक है। B को कनेक्ट किया तो B का भी प्रेशर कॉइल B और C के बीच में होना चाहिए, B और A के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर करंट कॉइल आप इसको B फेज में कनेक्ट कर रहे हैं, करंट कॉइल को, फर्स्ट वाट मीटर का करंट कॉइल B फेज का करंट को मेजर कर रहा है, या इससे IB फ्लो हो रहा है ना। सेकेंड वाट मीटर है, इससे IC फ्लो हो रहा है, तो ये प्रेशर कॉइल किसके क्रॉस कनेक्ट करोगे, ये B है और ये C है, A बच गया ना, ठीक है। तो इसका प्रेशर कॉइल B और A के बीच में कनेक्ट होना चाहिए, और इसका प्रेशर कॉइल भी C और A के बीच में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बैलेंस लोड है तो 2 वाट मीटर की भी क्यों ज़रूरत पड़ेगी, अगर बैलेंस लोड है तो सारे फेज में इक्वल पावर कंज्यूम होगा, तो हम सिर्फ 1 वाट मीटर ही यूज़ करेंगे।
अब ये वॉट मीटर कौन सा पावर देगा, ए फेज में जो पावर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, जो भी पावर आया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ही वॉट मीटर से पता चल जाएगा, 2 वॉट मीटर की जरूरत नहीं है बैलेंस लोड के केस में। अगर अनबैलेंस लोड है तो कितने वॉट मीटर की जरूरत पड़ेगी, तीनों का, ये वोल्टेज ये करंट अलग होगा, ये वोल्टेज ये करंट अलग होगा, ये वोल्टेज ये करंट अलग होगा ना। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 वॉट मीटर यूज करें तब तो पक्का 3 फेज का पावर मेजरमेंट हो ही जाएगा, है ना। तीनों के यहाँ पे भी ये प्रेशर कॉइल, ये करंट कॉइल, इसके थ्रू करंट कॉइल कर दो और इसका प्रेशर कॉइल बी फेज का वोल्टेज मेजर करे, इस तरह से कनेक्शन कर लोगे तो 3 वॉट मीटर से तो हो जाएगा। 2 वॉट मीटर से हो सकता है, एक अनबैलेंस लोड है उसका पावर मेजरमेंट 2 वॉट मीटर से करना है। अगर किसी वॉट मीटर से पावर नेगेटिव आ रहा है, वॉट मीटर का जो स्केल होगा ये कुछ इस तरह से होगा ना, वॉट मीटर एवरेज पावर को मेजर करके देता है, ठीक है। ये यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे मान लो कि ये 500 वॉट तक मेजर करता है, ठीक है। अगर किसी वॉट मीटर से पावर नेगेटिव आ रहा है ना, तो वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी, अगर वॉट मीटर की रीडिंग जैसे 300 वॉट आ रहा है तो ये 300 पे चला जाएगा ये स्केल, ठीक है। अगर वॉट मीटर से रीडिंग नेगेटिव आ रही है, वॉट मीटर से रीडिंग नेगेटिव आ सकती है या नहीं आ सकती है, अगर मैं आपको इस तरह से दूं, ये सिंपल एक लोड है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे आपने प्रेशर कॉइल कनेक्ट कर दिया, सॉरी ये करंट कॉइल है और ये प्रेशर कॉइल है, यहाँ पे ये टर्मिनल्स अवेलेबल, ये 4 टर्मिनल आपको वॉट मीटर के अवेलेबल होते हैं, ये इस तरह का वॉट मीटर होता है, सी वी एम एल, ठीक है। ये करंट कॉइल, ये प्रेशर कॉइल। अब तुम चाहो जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके। तो इस केस में मान लें कि ये पॉजिटिव पावर दे रहा है। इन केस आपने इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया और ये वाला इससे कनेक्ट करोगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब ये पॉइंट किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, और ये वाला पॉजिटिव वाला रेफरेंस जो है वॉट मीटर का वो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो इसके क्रॉस प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। और करंट कॉइल के थ्रू करंट तो सेम डायरेक्शन में है ना। तो अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा, पावर आएगा, उसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा। इसमें पावर की जो रीडिंग आएगी वो नेगेटिव आएगी। देखो एक्चुअली होता क्या है कि 2 कॉइल में जब करंट पास होता है ना, मैंने ये बताया था कि कभी भी टॉर्क कब लगता है, जब 2 मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, है ना। दोनों कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो इन दोनों कॉइल की जो करंट होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करने से क्या होता है, जो उसकी पॉइंटर होता है उस पर टॉर्क लगता है और वो मूव करता है, ठीक है। और इसकी स्केलिंग इस तरह से की जाती है ना, इसका कैलिब्रेशन इस तरह से किया जाता है कि अगर 500 वॉट है तो उतना ही टॉर्क लगे ताकि ये पॉइंटर 500 की रीडिंग तक जा पाए। उसकी कंट्रोलिंग टॉर्क और जो भी वो सब बता दूंगा मैं बाद में। तो अगर इसके क्रॉस वोल्टेज तुम इसके क्रॉस टर्मिनल को अगर चेंज कर दोगे तो इस पर प्रेशर कॉइल में जो करंट जा रहा था उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा तो एक करंट का डायरेक्शन सेम है, दूसरे करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। टोटल टॉर्क अगर रिवर्स हो जाएगा तो अब इस पे पहले जो टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा था वो टॉर्क अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और पॉइंटर इससे नीचे तो जाएगा नहीं, है ना। तो इस केस में वॉट मीटर क्या रीडिंग देगा, 0 रीडिंग देगा। तो अगर एक वॉट मीटर 0 रीडिंग दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वॉट मीटर से लोड में पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है। ये भी हो सकता है
कि लोड में पावर कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आपने वाटमीटर का कनेक्शन उल्टा कर रखा है, जिसकी वजह से वाटमीटर में रीडिंग क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, और नेगेटिव में पॉइंटर मूव नहीं कर सकता है, इसलिए वाटमीटर की रीडिंग 0 आ रही है। तो उस केस में क्या करेंगे आप, मतलब जब भी वाटमीटर से रीडिंग 0 हो, तो आप वहाँ पे ये डिसीजन नहीं ले सकते कि लोड में पावर 0 हो रहा है। आप एक बार क्या करो, वाटमीटर के किसी एक टर्मिनल को इंटरचेंज करके देखो, ठीक है, या तो करंट कॉइल के टर्मिनल को चेंज करके देखो, या फिर किसी एक को भी चेंज करोगे तो एक करंट तो रिवर्स हो जाएगी, तो जो नेगेटिव टॉर्क लग रहा होगा वो पॉजिटिव लगेगा। अगर उसके बाद भी लोड में पावर 0, उसके वाटमीटर की रीडिंग 0 आ रही है, तब हम समझ जाएंगे कि एक्चुअली लोड में भी पावर कंज्यूम्ड 0। ठीक है, एक बैलेंस सप्लाई में लोड दिया हुआ है ना, अगर बैलेंस सप्लाई है तो सिर्फ एक वाटमीटर का यूज़ करके आप टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय 3 फेज लोड पता लगा सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। सिर्फ एक वाटमीटर से तुम इस लोड का पावर फैक्टर मेज़र कर सकते हो। ये वाटमीटर की जो रीडिंग आएगी ये बस पावर कंज्यूम दे देगा ना, ठीक है, तुम इसका पावर फैक्टर पता लगा सकते हो। पावर फैक्टर तुम तब पता लगा सकते हो जब पावर भी पता हो, इसके क्रॉस वोल्टेज भी पता हो, इसमें करंट भी पता हो। अगर मान लो वोल्टेज और करंट नहीं पता, वोल्ट मीटर और एमीटर आपने नहीं लगाया, ये अवेलेबल नहीं है ना, तो 2 वाटमीटर मेथड से तुम इस लोड का पावर फैक्टर पता लगा सकते हो। ठीक है, तुम इस तरह का कनेक्शन कर दो, जो प्रॉपर कनेक्शन मैंने किया हुआ है, ये प्रॉपर कनेक्शन, सॉरी, प्रेशर कॉइल को मैं हाई रेजिस्टेंस से दिखाऊंगा, इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह का कनेक्शन किया हुआ है तो ये वाटमीटर कितना मेजर करेगा पावर, P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 VI cos 30 - 5, और P1 और P2 आपको क्या होगा, नोन होगा ना। अगर P1 और P2 नोन है तो P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या होगी, 3 VI cos 5, और P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या होगी, P1 माइनस P2 की वैल्यू 2 sin A प्लस B/2 sin B माइनस A/2, sin B माइनस A/2 sin 5 हो जाएगा, और प्लस A/2 1/2 हो जाएगा। तो ये इससे ये आ जाएगा √3 VI sin 5, P1 माइनस P2 अगर करके देखोगे तो आपको क्या है, आपको P1 P2 ये नोन है ना, इन दोनों इक्वेशन में ये दोनों क्वांटिटी नोन है, VI नहीं नोन है, तुम इस दोनों को डिवाइड कर दो, तो P1 प्लस P2 नीचे से ऊपर डिवाइड करो, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 इक्वल टू 1/√3 tan 5 आ जाएगा। तो यहाँ से फाई इक्वल टू आ जाएगा √3 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 tan 5 इक्वल टू इतना आ जाएगा, 5 इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस। तो बस पहले वाटमीटर और दूसरे वाटमीटर के रीडिंग से हम बैलेंस लोड का पावर फैक्टर पता लगा सकते हैं। अगर मैं ऐसे पूछूं, मैं फिर से पहले वाटमीटर की जो रीडिंग होगी ये आ गई √3 VI, जहाँ पे V मैग्नीट्यूड ऑफ फेज वोल्टेज है, cos 30 - 5, और P2 इक्वल टू √3 VI cos 30 + 5। अगर मैं फाई इक्वल टू 70 डिग्री रखूँ, है ना, तो पावर मेजर्ड बाय फर्स्ट वाटमीटर जो होगा, ठीक है, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पावर मेजर्ड बाय सेकेंड वाटमीटर क्या आएगा, नेगेटिव। P2 की वैल्यू आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये आपके एक्सप्रेशन में है ना, P2 की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ओके, अब तुम इस तरह का कनेक्शन करोगे पहले, ओके, इस तरह का कनेक्शन करोगे। मान लेते हैं फाई इक्वल टू 70 डिग्री है, V इक्वल टू 100 है, I इक्वल टू 10 है।
तो P1 की वैल्यू आएगी, P1 की वैल्यू आ जाएगी √3 VI, फाई इक्वल टू 70 डिग्री है, cos 40 डिग्री, और P2 की वैल्यू आएगी √3 VI cos 100 डिग्री। इस तरह का कनेक्शन आप प्रॉपर कनेक्शन किए रहेंगे, ठीक है। और इससे P1 और P2 की ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह का कनेक्शन अगर हम करेंगे तो हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, है ना, और हम टोटल 3 फेज का पावर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे को पता है कि P1 की जो वैल्यू है ये कुछ पॉजिटिव आ जाएगी, तो फर्स्ट वाटमीटर जो है वो रीडिंग दे देगा। P2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो सेकेंड वाटमीटर कोई रीडिंग नहीं दे पाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको P2 मेज़र करना है ना, टोटल पावर कंज्यूम पता लगाने के लिए P2 मेज़र करना है ना, या फिर पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है आपको। पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए भी P2 मेज़र करना पड़ेगा, है ना। पावर फैक्टर हम लिखेंगे tan इनवर्स √3 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। तो P2 की वैल्यू चाहिए, लेकिन सेकेंड वाटमीटर कोई रीडिंग नहीं देगा, आपको P2 चाहिए लेकिन, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, P2 फिर भी पता लगाना है। तुम समझ जाओगे, या तो दो केस होगा, या तो वाटमीटर का पॉइंटर जो होगा वो एक्चुअली ठीक है जीरो रीडिंग मिल रही होगी तो वो 0 पे होगा, या फिर पॉइंटर नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा होगा लेकिन इंस्ट्रूमेंट में वो जा नहीं पाएगा, है ना। तो उस केस में तुम क्या करो, तुम P2 का ना या तो करंट कॉइल का या वोल्टेज कॉइल का कनेक्शन इंटरचेंज करके देखो, ठीक है। इंटरचेंज करते ही अगर P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 VI cos, ठीक है, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा ना वो रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। इसके फेज में क्या हो जाएगा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 280 डिग्री, है ना। cos 280 डिग्री इक्वल टू sin 10 डिग्री आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। उस केस में ये पॉजिटिव पावर दे देगा, P2 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन पॉजिटिव कब आई है, इंटरचेंज करने के बाद कनेक्शन को, तो एक्चुअली पावर वो क्या हो रहा होगा, नेगेटिव में रहा होगा, तो वो P2 की वैल्यू आप यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे। तो P2 की एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 की एक्चुअल वैल्यू ये है ना, तुम्हारे को एक्सप्रेशन नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है, तुम्हारे पास रीडिंग होगी, है ना। जैसे P1 की वैल्यू आ जाएगी 100, P2 की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। अब तुम समझ जाओगे कि नहीं P2 हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और एक्चुअली 0 भी हो सकता है। तुम कनेक्शन इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करने के बाद मान लिया कि 20 वाट आ गया, है ना। तो तुम P2 इंटरचेंज करने के बाद 20 वाट आया, तो पहले कितना जा रहा होगा, वो -20 वाट जा रहा होगा, तो P2 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे -20 वाट, ठीक है। जैसे मैं इस पर एक एग्जाम्पल ही देता रहा हूँ, उसमें ठीक से समझ में आएगा। ये इस तरह का कनेक्शन किया हमने मेजरमेंट के लिए, ये M L C V ये रेफरेंस है, C का मतलब C हम पॉजिटिव रेफरेंस लेते हैं, V नेगेटिव रेफरेंस, ये इसका M L C V, ठीक है। यहाँ पे क्या किया देखो, वाटमीटर एक्चुअली कैसा होगा, वाटमीटर ऐसा होगा, ठीक है। अगर तुम कभी कभी क्या कर सकते हो, M और C को शॉर्ट कर सकते हो। तुम ऐसे देखो कि यहाँ पे भी आपको B टर्मिनल ही चाहिए और वोल्टेज भी प्रेशर कॉइल के क्रॉस VBC चाहिए, है ना। तो तुम ये भी कर सकते हो कि इसको अलग से B पॉइंट से कनेक्ट करो, ये इसका इस तरह से कनेक्शन होगा, ठीक है। ये टोटल वाट मीटर है, 2 टर्मिनल इसके करंट कॉइल के, 2 टर्मिनल प्रेशर कॉइल के, ठीक है। प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज कितना लाना है VBC, तो इसको तुम अलग से B से कनेक्ट करो और इसको C से कनेक्ट करो, है ना। और फिर इसमें करंट कितना फ्लो होना है IB, तो इसको B से कनेक्ट करो या फिर इसको इस तरह से कनेक्ट कर दोगे, है ना। तो इक्विवेलेंटली क्या हुआ, M भी B से कनेक्टेड है और C भी B से कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं और M और C को पहले शॉर्ट कर देते हैं और फिर टोटल टर्मिनल को B से कनेक्ट कर देते हैं।
तो कभी कभी M और C शॉर्ट भी कर देंगे, ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर इसको शॉर्ट नहीं भी करेंगे। ओके, तो मैं तुम्हें इस लोड का ये जो लोड है ये बैलेंस सप्लाई है 100 वोल्ट मान लो, लाइन टू लाइन वोल्टेज, और ये मैं तुम्हारा दे रहा हूँ 10 एंगल -75 डिग्री। ठीक है, मैंने जो ये एक्सप्रेशन डिराइव किया है ना, ये फाई कब लिया है मैंने, करंट जब लैगिंग मान के चले, है ना। तो फाई को तुम पॉजिटिव अपने डेरिवेशन में या फिर अपनी कैलकुलेशन में कब यूज़ करोगे, जब करंट लैगिंग हो, जब फेज डिफरेंस लैगिंग दिया हो। ठीक है, अगर फेज डिफरेंस लीडिंग दिया हुआ तो फाई की जगह पे आप -फाई यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर फेज डिफरेंस 30 डिग्री लीडिंग दिया हो तो फाई की जगह पे आप -30 पुट करेंगे। P1 और P2 कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, और वेरीफाई कीजिए। P1 P2 कैलकुलेट करने के बाद फिर वेरीफाई करो कि इसका पावर फैक्टर एंगल जो है वो 75 डिग्री लैगिंग आ रहा है। पहले P1 और P2 कैलकुलेट कर लो। तुम यहाँ से P1 कैलकुलेट करो, P2 कैलकुलेट करो, और फाई इक्वल टू फिर यूज़ करो ये फार्मूला tan इनवर्स √3 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 ना, ये 75 डिग्री आना चाहिए। फाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव 75 डिग्री आ रही है मतलब लैगिंग आ रहा है। यहाँ पर बेटर होता अगर मैं फेज वोल्टेज 100 वोल्ट देता तो ज़्यादा सही रहता। ये मान लो फेज वोल्टेज 100 वोल्ट है, ये वोल्टेज जो है ये 100√3 है। ठीक है, इसमें करंट का मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर आ जाएगा। तो P1 इक्वल टू होगा √3 इंटू V, हम फेज वोल्टेज यूज़ करते हैं, फेज वोल्टेज 100 है, इंटू I इक्वल टू 10 एम्पियर कॉस 30 माइनस 75 डिग्री। P2 इक्वल टू √3 इंटू 100 इंटू 10 कॉस 30 प्लस 75 डिग्री। P1 इक्वल टू आ जाएगा 1000√3 कॉस 45 डिग्री, और P2 इक्वल टू 1000√3 कॉस 105 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, ये 70 तो नहीं आएगा, ये 1000√3 ये तो फिर 70 नहीं आएगा। $1200 और ये मैं कॉइल के क्रॉस वोल्टेज नहीं कह रहा हूँ। P1 पावर क्या आता है, टोटल फेजर डायग्राम हमने बनाया था कि क्या आया था पावर, उसका फार्मूला √3 VI cos 30 माइनस 5, जहाँ पे V क्या होता है, हाँ, फेज वोल्टेज। तो बस फार्मूला लगा दिया। ओके, P2 कितना आ जाएगा, -448 वोट। अब मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप फाई का कैलकुलेशन करेंगे तो P2 को 448 पुट करेंगे या -448 पुट करेंगे। भाई यही मैं देखना चाह रहा हूँ कि जिससे 75 डिग्री आंसर आएगा वही तो सही होगा। तो आप क्या पुट करने से सही आंसर आएगा ना। और P2 का कैलकुलेशन हमने कैसे किया है,
देखो करंट इसमें IA है, एक करंट कॉइल में करंट, और दूसरे करंट कॉइल में क्या है, करंट IB है। तो यहाँ पे इसके प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज का रेफरेंस क्या लिया हमने, VAC। इसके प्रेशर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज का रेफरेंस VBC। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी पावर आ जाएगा सीधे सीधे वो पावर हमें पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग पावर अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ठीक है, P2 की वैल्यू हम नेगेटिव ही पुट करेंगे और उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे तुम पुट करके देखो, यहाँ पे P2 की जगह तुम -448 पुट करोगे तभी फाई की वैल्यू 75 डिग्री आएगी। तो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ऐसे बनेगा गेट में कि आपको 2 वाट मीटर मेथड का यूज़ करके 2 वाट मीटर मेथड का यूज़ करके पावर फैक्टर मेजरमेंट करना है एक 3 फेज बैलेंस लोड का, ठीक है। जब वाट मीटर की रीडिंग देखी गई है ना, तो P1 की रीडिंग आ रही थी 1000 वाट और P2 की रीडिंग 0 आ रही थी, ठीक है। जब सेकेंड वाट मीटर के करंट कॉइल का कनेक्शन इंटरचेंज कर दिया गया है ना, तो P2 की वैल्यू 300 वाट आ रही थी, है ना। तो बताओ कि 3 फेज जो 3 फेज बैलेंस लोड है उसका पावर फैक्टर कितना है, ठीक है। कैलकुलेट करो इसको। अगर 2 वाट मीटर मेथड से पावर फैक्टर मेजरमेंट किया जा रहा है तो उसका कनेक्शन ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इस तरह का कनेक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम P1 इक्वल टू 1000 वाट रखेंगे और P2 इक्वल टू, ये इंटरचेंज करने के बाद आया है ना, एक को हमने उल्टा कर दिया तब जाकर के आया है, तो ये -300 वाट रखेंगे। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स है ना √3 इंटू P1 माइनस P2 मतलब 1000 माइनस -300 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस -300, 1300 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 72 इतना डिग्री आ जाए। अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन आ जाए कि 2 वाट मीटर मेथड से मेजरमेंट करना है, फर्स्ट वाट मीटर के अक्रॉस जो पावर आ रहा है वो P1 है, सेकेंड वाट मीटर के अक्रॉस पावर 0 है ना। जब सेकेंड वाट मीटर का कनेक्शन इंटरचेंज किया गया तो सेकेंड वाट मीटर का भी जो रीडिंग है वो फर्स्ट वाट मीटर की रीडिंग के इक्वल आ रहा है, तो फिर पावर फैक्टर कितना होगा, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। P1 इक्वल टू P1 मान लो, P2 इक्वल टू माइनस P1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे P1 माइनस P1 0 आ जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब तुम ये भी कर सकते हो P1 इक्वल टू इतना, P2 इक्वल टू सीधे सीधे अगर 300 रहे है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पावर फैक्टर, हाँ क्या P1 इतना है P2 इतना है बिना इंटरचेंज किए, ठीक है। P1 कुछ आ रहा है, ठीक है, और P2 0 आ रहा है ना, और जब कनेक्शन रिवर्स किया जा रहा है तब P2 की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जा रही है, नॉन जीरो वैल्यू आ रही है रिवर्स करने के बाद। तो इसका कंक्लूजन क्या करोगे, इसका क्या कंक्लूजन होगा, फाई ग्रेटर देन P2 को इंटरचेंज करने पे कनेक्शन, अगर तुम्हारे को पावर मिल रहा है इसका मतलब ये हो जाएगा कि P2 के थ्रू एक्चुअल पावर नेगेटिव था, है ना। तो P2 के थ्रू पावर क्या आता है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो कॉस ये नेगेटिव है, 30 प्लस 5 ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब 5 इज ग्रेटर देन 60 डिग्री।
ये इम्पीडेंस अगर दिया हुआ है तो करंट, यहाँ का करंट 60 डिग्री से लैग करेगा, है ना, तो फाई इक्वल टू हम पॉजिटिव 60 डिग्री लेंगे। अगर करंट लैग कर रहा है तो फाई इक्वल टू पॉजिटिव 60 डिग्री कैलकुलेशन में। तो W1 इक्वल टू आ जाएगा √3 VI cos 30 माइनस 60 डिग्री आएगा, W2 0 आ जाएगा। हाँ मतलब W1 में ही 0 का ऑप्शन है, W2 में कोई 0 का ऑप्शन नहीं है ना। एक्चुअली W2 कितना आएगा, W1 1000 आएगा और W2 0 आ जाएगा। इसका आंसर डी होगा। प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस Z2, ठीक है, और इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट थ्रू Z2। जो Z2 का करंट है वो CC में आ रहा है, जो Z2 का वोल्टेज है वो PC में आ रहा है, तो पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस Z2 दे देगा। देखो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से कोई करंट नहीं आ सकता है, या फिर ना ही इसमें कोई करंट जा सकता है, क्योंकि ये प्रेशर कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे कोई करंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सारा करंट इसमें चला जाएगा। तो जो भी Z2 का करंट है वो CC से पास हो रहा है। तो ऑप्शन में जो सारे ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है। 800 आ रहा है ना, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना मिल जाएगा, VBC, है ना, 400 वोल्ट मिल जाएगा। और इसमें करंट कितना आएगा, ये CC में करंट है, इसके क्रॉस वोल्टेज VBC मिल जाएगा ना, ये VA VB VC वोल्टेज, ये VBC, ये 400 वोल्ट है। और या तो VBC मिले या फिर VCB मिले, है ना, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। इसमें करंट आ जाएगा VAC/100, और ये प्योरली रेजिस्टिव है, तो VAC के डायरेक्शन में होगा। VAC का डायरेक्शन अभी हम 2 बार बना चुके हैं ना, VAC, है ना, इस डायरेक्शन में ये एंगल 60 डिग्री, और इस करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई लाइन टू लाइन वोल्टेज मिल रहा है, तो ये 4, तो 4 × 4 400 1600, और cos 60 डिग्री 2, तो 800 वाट आ जाएगा। तुम्हारे को यहाँ पर रेफरेंस नहीं दिया कौन सा C है कौन सा V है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 4 है तो यहाँ से ज़्यादा 4 यहाँ चला जाएगा, तो cos 60 की जगह पे cos 120 आएगा, तो वो -1/2 आ जाएगा, है ना, तो -800 वाट आएगा, है ना, मैग्नीट्यूड तो 800 वाट ही आएगा। ऑप्शन सारे डिफरेंट है, या तो 800 आएगा या -800 आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता, है ना। इसका फेजर भी रिवर्स कर दो, इसका फेजर भी रिवर्स कर दो, तो फिर 60 डिग्री आ जाएगा। और ऑप्शन आपको डिफरेंट दिया हुआ है सारा। अगर वो नेगेटिव भी ऑप्शन देंगे, पॉजिटिव ऑप्शन भी देंगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर रेफरेंस भी देंगे करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल का। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे। 2 watt meter which are connected to measure total power on a 3-phase system supplying a balanced load reads 10.5 kilowatt and -2.5 kilowatt, ये कर लोगे। इसमें टोटल पावर फैक्टर, टोटल पावर और पावर फैक्टर बताना, ये हो जाएगा। अच्छा, P1 पॉजिटिव आ रहा है, P2 नेगेटिव आ रहा है, तो टोटल पावर क्या होगा, मतलब एक्चुअली दोनों पावर का सब्सट्रैक्शन होगा या एक्चुअली एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा टोटल पावर का। हाँ, एडिशन विथ साइन, तो मतलब एक्चुअली इसलिए मैंने यूज़ किया, एक्चुअली सब्सट्रैक्शन होगा। अभी तक जो पढ़ा है ना, अभी तक बस इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि वॉट मीटर मेजर क्या करता है, ठीक है, कैसे मेजर करता है, टाइप ऑफ वॉट मीटर क्या होते हैं, एरर मैंने किन टर्म्स में बताया है, वोल्टेज और करंट के टर्म्स में, फेज डिफरेंस के टर्म्स में भी कोई एरर नहीं बताया, ठीक है। करंट कॉइल और बस एरर अभी बताया, उसमें न्यूमेरिकल नहीं किया, कितना एरर होगा, कितना % होगा, परसेंटेज एरर कैलकुलेशन, ये सब अभी नहीं बताया। तो
तो इनके क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं वाटमीटर से, जो भी मैंने कराया है। ये सारे क्वेश्चन कल करके आओ, ठीक है। कल हम लोग एरर देखेंगे वाटमीटर में क्या आता है ना, एरर की कैलकुलेशन करेंगे और टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें करंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वहाँ कहीं कुछ इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग होती है, पॉइंटर का मूवमेंट होता है, वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। करंट अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसके स्क्वायर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। टॉर्क इक्वेशन भी कल डिराइव करेंगे, ठीक है।